सिर्फ सर्वधर्म संगम चैनल पर। सर्वधर्म संगम, धर्म के सच्चे प्रहरी। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का महिलाओं और बेटियों को समर्पित इस खास प्रोग्राम में जिसका नाम है सुनो सहेली। और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त प्रज्ञा। जी हाँ, सारी सहेलियों जरा ध्यान से सुन लीजिए। आज की दुनिया में, आज के समय में खेल की दुनिया जो है वहां पर महिलाओं और लड़कियों ने अपना दबदबा कायम रखा है। जी हाँ, खेल की दुनिया में भी लड़कियों ने अपना एक वर्चस्व स्थापित किया है। और आज हमारे साथ है देश की पहली महिला पद्मश्री और द्रोणाचार्य अवार्ड विनर, जो कि कबड्डी की कोच भी है, इंडियन नेशनल वुमेन कबड्डी टीम की कोच है, जिन्होंने इंडियन नेशनल कबड्डी टीम को 1-2 नहीं बल्कि 6 बार गोल्ड मेडल भी जिताया है। हमारे साथ है इस वक्त सुनील डबाज जी। सुनील जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में जिसका नाम है सुनो सहेली। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम ही काफी है मैम, आप किसी भी परिचय की मोहताज नहीं है सुनील जी, लेकिन फिर भी आपसे जानना चाहती हूँ, ये कबड्डी का जो ग्राउंड था, उस ग्राउंड पे आपने पहली बार कदम कब रखा? ये तो बचपन से मुझे याद आ रहा है कि मैं बहुत छोटी थी, जब 5-6 साल की थी, तो मैं मेरी माँ को फाग में खेलते हुए देखती थी। तो मुझे लगता था कि माँ जब कबड्डी खेलती तो हम भी उसके साथ साथ ग्राउंड पर खेलना शुरू कर गए। तो ये पता ही नहीं चला कि हमने कबड्डी कब शुरू किया, लेकिन बहुत छोटी सी उम्र से ही हमने मिट्टी का गेम है, और पहले, अब तो ये बहुत पॉपुलर और ग्लैमराइज्ड हो गया है, लेकिन ये मिट्टी का गेम है, भारतीयता का गेम है, और भारत के हर गांव में इसको खेला जाता है, महाभारत काल से खेला जाता है। तो मैंने अपने पेरेंट्स को कहीं ना कहीं इस गेम में खेलते हुए देखा। मेरे घर में थोड़ा सा स्पोर्ट्स का माहौल भी है, क्योंकि हमारे घर में सभी स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं, मेरे मदर फादर को लेकर, और सारे बच्चे 6 बहन भाई हम सभी ऑलमोस्ट स्पोर्ट्स में हैं। तो मैंने वहां से अपना इसमें रुझान मेरा पैदा हुआ। और गाँव में मैम आप देख सकते हो कि गाँव क्या होता है, वहाँ पे एंटरटेनमेंट के बहुत ज्यादा साधन नहीं होते हैं। हाँ, मिट्टी, पानी, पेड़ पौधे, इनके अलावा कुछ नहीं होता। तो मिट्टी एक मेरे सामने थी जिसका खेल मैंने अडॉप्ट कर लिया। और अगर कबड्डी की बात की जाए सुनील जी, तो अगर अपनी मिट्टी, अपनी धरती से जुड़ा हुआ कोई खेल है तो शायद वो कबड्डी ही है। और आपने जैसा कि अभी बताया कि आप गांव से हैं, गांव से आप ताल्लुक रखती हैं, तो गांव में, खास तौर से हरियाणा के गांव में एक ना एक लड़की जो है वो स्पोर्ट्स पर्सन होती है। लेकिन जब आपने शुरू किया तो उस टाइम पे कैसा माहौल था? आपने कहा कि घर पे स्पोर्ट्स का माहौल था, आपके परिवार में सभी किसी ना किसी खेल से जुड़े हुए हैं, तो नो डाउट आपको परिवार से तो फुल्ली सपोर्ट मिला होगा, पूरा सपोर्ट मिला होगा। लेकिन गांव के आसपास के माहौल में कैसा अनुभव रहा आपका? क्या आसपास के लोगों ने कहा कि क्यों स्पोर्ट्स में डाल रहे हो, ये तो लड़की है, इसको तो चूल्हा चौका करने दो? मैम मैं सच बताऊं तो मेरे गांव में तो बहुत बाद में जाके पता चला है कि ये अत्तर सिंह की लड़कियां स्पोर्ट्स में हैं। जी। अच्छा। क्योंकि हम गांव से जैसे स्कूल जाते थे या कॉलेज जाते थे, जहां भी स्टेडियम जाते थे, हम गांव से सूट सलवार पहन के स्कूल कॉलेज तक जाते थे, अपने बैग में ट्रैक सूट लेके जाते थे। अच्छा। वहाँ मिट्टी में खेले, वहां से वापस बैग से ट्रैक सूट चेंज किया, सूट सलवार में हम वापस गाँव जाते थे, क्योंकि गाँव का हमारा एक ट्रेडिशनल ऐसा एनवायरमेंट था, वहाँ पे ट्रैक सूट नहीं पहन सकते थे और पहनते भी नहीं थे। अब जाके लड़कियों ने थोड़ा सा ट्रैक सूट पहनना शुरू किया है। जब हमने बहुत कुछ अचीव किया और गांव वालों ने उसको बड़ा रिकॉग्नाइज किया, बहुत मान सम्मान दिया। और मेरे गांव में मैं बताती हूँ कि 2010 में जब हम एशियाड से गोल्ड मेडल जीत के लेके आए थे चाइना से, तो पूरा गांव, क्या आसपास के गांव भी हमारे एयरपोर्ट पे हमें लेने पहुंचे हैं, और बहुत अच्छा एक मान सम्मान समारोह हमारे गांव में आयोजित किया गया, और जिसमें बहुत मतलब
इतनी पंचायतें, इतने लोग, लड़कियां, लेडीज, जेंट्स, सब बढ़ चढ़ के उन्होंने भाग लिया। और कहीं ना कहीं सुनील जी आपके कहने का मतलब यही है कि जो गांव वाले कभी खिलाफत करते थे, जो गांव वाले कहते थे कि नहीं नहीं क्या करोगे पढ़ा के, क्या करोगे खेल कूद में डाल के, आज वही गांव वाले आपके सम्मान में खड़े थे, आपके सपोर्ट में खड़े थे, आपके लिए पल के बिछाए खड़े थे कि हमारी देश की बेटी, अपनी धरती की बेटी कब आएगी और कब हम उसका स्वागत करेंगे। जी बिल्कुल, देखो वो चैनल्स पे सब देख रहे थे। और मैं एक हरियाणा के गांव की खासियत बताती हूँ कि हमारे गांव में लोग बहुत फ्लेक्सिबल हैं। हाँ। सही मायने में देखा जाए तो उनको उस एनवायरनमेंट में रहे हैं, उनको उस चीज की जब तक नॉलेज नहीं है तब तक वो विरोध करते हैं। जब उनको पता लगता है कि ये चीज सही है और इससे हमारे बच्चे आगे जा सकते हैं तो वो बच्चों को फिर विरोध नहीं करते हैं। हमारी सोसाइटी फ्लेक्सिबल है। सुनील जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, आपको प्रेरणा किसने दी, आपके इंस्पिरेशन कौन बने, किसने आपको सबसे ज्यादा इंस्पायर किया अपने जीवन में? खास तौर से ये जो कबड्डी की दुनिया है, कबड्डी जो खेल है, उसमें किसने इंस्पायर किया आपको? देखो, पहले कबड्डी इंटरनेशनल लेवल पे भी नहीं था और मेरे घर में मुझे सबसे जो आगे बढ़ाने में हेल्प की और मुझे एक रोल मॉडल लगती थी वो मेरी बड़ी बहन ही है जी। और उनके लिए साथ ये रहा कि उनकी जैसे गांव में एनवायरनमेंट होता था, उनकी बहुत जल्दी शादी कर दी गई और 10th क्लास में ही उनकी शादी होगी, बहुत छोटी सी उम्र में शादी होगी। और वो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छी थी। उनकी हाइट 5'11" है और उन्होंने बिना किसी ट्रेनिंग के स्टेट में मेडल जीते थे, वॉलीबॉल में, कबड्डी में, जंप्स में, हाई जंप पर बहुत अच्छी थी। वो एक टाइप की मैं बोलूंगी कि वो पीटी उषा होती अगर उनको चांस मिलता तो। जी बिल्कुल। तो जब उनकी ख्वाहिश थी कि वो आगे जाएं और कुछ करके दिखाएं स्पोर्ट्स में, लेकिन उनको चांस नहीं मिलता है। तो उन्होंने हमारे लिए बहुत लड़ाइयाँ लड़ी कि नहीं, अभी छोटी बहनों को आगे बढ़ने देना है। मेरी छोटी सिस्टर है, वो भी कबड्डी में इंटरनेशनल प्लेयर है कबड्डी की। तो उन्होंने हमें आगे बढ़ाने में हमारे रास्ते के कंकड़ भी सारे उठाए, सुलोचना दीदी ने, और उन्होंने हमारे पेरेंट्स को भी कन्विंस किया, क्योंकि वो पढ़ी ज्यादा तो नहीं थी उस टाइम पे, 10th क्लास में पढ़ रही होती थी जब शादी हुई थी, लेकिन उन्होंने बाद में अपनी एजुकेशन भी आगे बढ़ाई और हम लोगों को भी एक अच्छा रास्ता खोलने के लिए उन्होंने दिया। और परिवार के साथ उनका जो एक बॉन्डिंग थी उसने सोसाइटी के अंदर भी पॉजिटिविटी लेके आई और उन्होंने हमारा रास्ता साफ किया। पेरेंट्स हमारे, वो हमेशा मेरी जैसे मदर कहती थी कि मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी पर्स लटका के टीचर बने और मेरे फादर सोचते थे कि नहीं, मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी है वो खेलों में बहुत अच्छा आगे जाए। और एक जैसे हरियाणा में मैं कई बार सुनती हूँ बेटियों के साथ थोड़ा भेदभाव या बेटियों का जैसे कन्या भ्रूण हत्या वगैरह ही चलता है, लेकिन हरियाणा में ही नहीं कहा जाए कि आज कमोबेश पूरे देश का यही हाल है। इसीलिए आज हम आधी आबादी की दुनिया कही जाते हैं और हमारी आबादी वाकई बहुत कम है, शायद यही कारण है। बिल्कुल, देश में तो है ही हमारा सेक्स रेशियो अभी वो 934 रेशियो 1000 है, लेकिन हरियाणा में वो और भी थोड़ा सा डाउनवर्ड है, डाउनफॉल है। तो मैं कहती हूँ कि मेरे फादर ने कभी वो लड़का लड़की का भेदभाव नहीं देखा और वो ही कारण है कि हमने सफलता की सीढ़ियां चुनी और वहां पहुंचे। मेरे फादर हमेशा उन्होंने आर्मी ज्वाइन की थी, वैसे तो वो किसान हैं पेशे से, तो वो मुझे हमेशा एक आर्मी की भाषा में बोलते थे जब हम बाहर जाते थे कि मेरा रंगरूट बेटा किधर जा रहा है, रंगरूट बेटा जी। तो वो एक उनके अंदर जो रंगरूट वर्ड था वो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस लेके आता था, कहीं ना कहीं आपके खून में वो जोश भर देता था। रंगरूट बेटा का मतलब कि हाँ मैं बन के दिखाऊं। और कभी उन्होंने ये टोकाटारी नहीं की कि बेटी मेरी क्या कर रही है आगे, बस ये पूछते थे कि कहाँ जाना है, क्या करना है। और हम जो जैसे कुछ हमने बताया कि इसमें अच्छा है, इसमें अच्छा है, जैसे भी सोसाइटी के अंदर हमें एनवायरनमेंट मिलता गया तो पेरेंट्स ने उसमें बहुत सपोर्ट किया। तो आपसे जानना चाहती हूँ सुनील जी कि आपने कबड्डी को ही क्यों चुना, क्यों आपके मन में आया कि आपको अगर प्ले को चुनना है, किसी खेल की तरफ अग्रसर होना है, जाना है, तो वो कबड्डी की दुनिया है, क्यों? देखो, मैंने चुना नहीं, ये मेरे सामने ऑप्शन ही ये था। अच्छा। सबसे बड़ी बात ये है कि गांव में मैंने अभी बताया कि पेड़ पौधे मिट्टी पानी, इसके अलावा कोई वो नहीं है। तो प्रोफेशनली तो हमारे पास कुछ था ही नहीं, ना हमारे पास कोई कोच थे, ना ग्राउंड थे, ना कोई ट्रेनर थे, कुछ नहीं था। प्रोफेशनली तो हमारे पास कुछ नहीं था, लेकिन जो एनवायरनमेंट के हमारे सामने जो था हमने उसी में से अपने लिए बेस्ट चुना। और ये ही गाँव में वैसे तो लड़कियों को कबड्डी में बहुत ज्यादा लड़कियों को भेजते नहीं थे, आज का एनवायरनमेंट थोड़ा सिनेरियो
चेंज हुआ है और बहुत सारी बेटियों ने आज हरियाणा में नहीं पूरे देश में नाम कमाया है। तो आज लड़कियों के प्रति थोड़े से बदलाव अभी आए हैं और बेटी बचाओ अभियान ने थोड़ा लड़कियों को और इज्जत बख्शी है। मैं समझती हूँ कि लड़कियों को आगे आने वाले समय में लड़कियों की संख्या भी बढ़ेगी और उनके हर एंगल पे रास्ते खुलेंगे प्रोफेशनल में। लेकिन हमारे टाइम पे लड़कियों को एजुकेशन में भी नहीं भेजते थे। कॉलेज में जब मैं जाती थी तो गाँव से कोई कॉलेज नहीं जाता था, बसेज में हमें डेली अप डाउन करना पड़ता था। तो बसेज में आप देखते हो कि बसेज में भी बहुत एनवायरमेंट पॉजिटिव नहीं था। तो बहुत लोग गांव में ये कहते थे कि क्या करेगा, बेटी को शहर भेजता है पढ़ाने के लिए, ये तो दूसरे का घर में वो कमा के देगी, आपके घर में तो कमाई भी नहीं आएगी। लेकिन मेरे पेरेंट्स का कहीं भी उनका मन ना डावाडोल हुआ, ना वो डगमगाए और उन्होंने हमेशा बल्कि ये और कहते थे, मेरे ब्रदर वगैरह को भी कहते थे कि तुमसे आगे जाएंगी ये। अच्छा, कहीं ना कहीं आपके फादर साहब का विश्वास था आप पर कि वो कहते थे कि नहीं ये आगे जाएंगे। और वाकई में दर्शकों, जब आपके परिवार का आपको साथ मिल जाता है ना, तो फिर कोई भी प्रॉब्लम आपके रास्ते में क्यों ना आ जाए, उस सारे प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वो आपको मिलता चला जाता है। कहना चाहिए कि जो भी अड़चने, जो भी गड्ढे आपको रास्ते में मिल रहे हैं, उससे आप खुद ब खुद अपने बल पे, अपने टैलेंट के बल पे भरते चले जाते हैं और रास्ता साफ होता चला जाता है। और फिर एक वो भी दिन आता है जब सफलता की ऊंचाइयों को, शिखर को आप प्राप्त करते हैं, जिस तरह से आज सुनील जी ने प्राप्त किया है। आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि जब आप खेलती थी, जब आप पढ़ाई भी करती थी और स्टूडेंट के टाइम में जब आपके स्कूली दौर चल रहे थे, तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होता था, खेल का भी था, कबड्डी का भी था और पढ़ाई का भी था। तो इन दोनों चीज़ों को आपने किस तरह से बैलेंस किया, कहा जाए तो किस तरह से मैनेज किया? क्योंकि समय तो हमारे पास उतना ही होता है, लेकिन कहना चाहिए कि जब कहीं ना कहीं पढ़ाई का प्रेशर आ जाता है तो एक टाइम पे मदर फादर ये भी बोलते हैं कि नहीं नहीं, खेलने की ज़रूरत नहीं है, पूरा कॉन्सेंट्रेशन जो है वो पढ़ाई पर दो। तो आपने उस चीज़ को कैसे मैनेज किया? मैं तो आपको ये बताना चाहूँगी कि पेरेंट्स या कोई ये भी नहीं कहता था कि तुम पढ़ो, अच्छा, या तुम खेलो। ये तो हमारी अपनी चॉइसेस होती थी। पेरेंट्स तो ये कहते थे कि आज खेती का इतना काम करना है, तुम्हें ये किला काटना है, ये लावनी करनी है, इसकी नलाई करनी है, इसकी गुड़ाई करनी है, इतने मटके पानी के लेके आने हैं, इतने भैंसों का गोबर वोबर जो भी घर का काम है ये करना है। हमें 8 बजे अगर कॉलेज मुझे निकलना है तो 8 बजे से पहले मुझे 4 बजे उठ के पहले सबसे पहले मुझे खेती से अपना वो लेके आना होता था, 15 मटके पानी के लेके आने होते थे। फिर उसके बाद मैं घर में हमारे 8-10 भैंसे और बैल वगैरह होते थे, उन सब का सारा उनका चारे का काम करना, हाथ से गंडासे से हम वो पूरा चारा काटते थे। तो ये सारा काम प्रायोरिटी होती थी, पढ़ाई तो प्रायोरिटी होती ही नहीं थी कि कोई ये कहे कि आप पढ़ो जी, या ये कहे कि आप खेलो। ये तो हमारा एक साइड प्ले था, साइड काम था कि एजुकेशन अगर आप पढ़ना चाहते हो, बहुत ज्यादा केयरिंग। आज जो पेरेंट्स इतना केयरिंग है एजुकेशन में, कोई नहीं पूछता था कि एजुकेशन में अगर तुम पढ़ रहे हो, कुछ कर रहे हो तो अपने लिए आगे निकल रहे हो। बस पेरेंट्स ये सपोर्ट करते थे। जैसे मेरी माँ कहती थी, चल तू छोड़, तू कॉलेज का टाइम हो गया है, ये काम मैं कर लूंगी, तुम निकल जाओ। फादर कहते थे नहीं नहीं नहीं, तुम छोड़ो, हम कर लेंगे। हम भी ये सोचते थे कि पेरेंट्स की हम सपोर्ट करें। हमारा अगर 2 बजे एग्जाम है तो हम 11 बजे तक खेत में काम करके सोचते थे कि अब इसके बाद हमें चलना चाहिए और समय हो रहा है। तो एग्जाम्स डेज में भी ये नहीं कि आप स्पेशल कोई प्रिपरेशन कर रहे हो, नहीं, हम एग्जाम्स डेज में भी अपने जो खेती बाड़ी का, क्योंकि हमारा रोजी रोटी का काम ही खेती बाड़ी था जी जी, तो इसलिए वो हमारी प्रायोरिटीज, वो आपकी प्रायोरिटी थी जी। बिल्कुल बिल्कुल। दर्शकों, यहाँ पर हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ये जो कबड्डी का जो ग्राउंड आज हमने जिसमें कदम रखा है ना, और इस ग्राउंड पे सुनील डबाल जी से कबड्डी के बारे में इतनी इंटरेस्टिंग बातें हो रही हैं। मुझे मालूम है कि अभी और भी बातें करना बाकी है, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे राज हैं जो सुनील जी के मुख से खुलने वाले हैं। लेकिन क्या करें, यहाँ पर हमें रुकना होगा ब्रेक के लिए। लेकिन आपसे मेरी गुजारिश है कि आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे ये खास प्रोग्राम सुनो सहेली। शर्मा जी, इस खाने में जहर है, कीटनाशक है इसमें। मैं क्या करूं?
हर चीज में मिलावट ही मिलावट है। एक प्रोडक्ट लॉन्च हो गया है जिसमें मिलावट नहीं। कौन सा? MSG 100% प्योर है, ऑर्गेनिक भी है। MSME और उनसे जुड़े हुए क्षेत्रों को मिलाने का भारत का पहला संयुक्त मंच, उद्यमी भारत का निर्माण, भारत MSME प्रदर्शनी एवं शिखर सम्मेलन 11 से 13 अगस्त, प्रगति मैदान, नई दिल्ली। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी सहेलियों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम में जिसका नाम है सुनो सहेली। और सहेलियों, आपको पता है कि आज हम कमर कस के उतरे हैं कबड्डी के मैदान में, वो भी कबड्डी की बहुत ही फेमस ही कोच के साथ जिनका नाम है सुनील डबास। सुनील जी, आपसे मैं कबड्डी के बारे में बहुत सारी बातें कर रही हूँ, कबड्डी की दुनिया की बातें हो रही हैं, इसके राज धीरे धीरे खुल रहे हैं। तो आपसे अब ये भी जानना चाहती हूँ कि आपकी अचीवमेंट्स क्या हैं। वाकई आपकी जो भी अचीवमेंट्स है अब तक मुझे पता है बहुत ज्यादा है, जिसे हम शब्दों में तो बिल्कुल भी बयान नहीं कर सकते हैं, लेकिन अपनी दर्शकों के लिए, सहेलियों के लिए फिर भी मैं ये सवाल आपसे करना चाहूंगी, अचीवमेंट्स क्या क्या है? देखो, हम सबसे बड़ा जो टूर्नामेंट होता है वर्ल्ड कप, तो हमने वर्ल्ड कप चैंपियन भी हैं जी। एशियाड जो नेक्स्ट है वो भी चैंपियन है जी। और ऐसे ही एशियन गेम्स हैं, साउथ एशियन गेम्स हैं, 7 गोल्ड मेडल हमारी टीम ने, इंडिया की टीम ने विश्व के अलग अलग शहरों में जीते हैं, अपना भारत का झंडा फहराया है। और ये एक बहुत ऐसा पल होता है, इमोशनल पल भी होता है, रोमांटिक पल भी होता है, और हमारे लिए गर्व का पल भी होता है, प्राउड, जब हम किसी विदेशी धरती पर जाकर अपने देश का झंडा फहराते हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं कहना चाहिए कि वो जो समय होता है, शायद आप सभी खिलाड़ियों का सपना होता है कि आपकी आंखों के सामने वो पल आए जब आप अपने देश का झंडा किसी विदेशी धरती पर लहराएं और गर्व से कहें कि नहीं, आई एम इंडियन। आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि आज के दौर की अगर बात की जाए, खास तौर से कबड्डी की बात की जाए, तो कबड्डी एक ऐसा खेल है जहाँ पे लड़कियों की संख्या बहुत कम है। कहा जाए तो लड़कियाँ, जो महिला खिलाड़ी हैं, जो वुमेन कबड्डी टीम है, वो बहुत कम है। ऐसा क्यों है, क्या कारण है इसका? देखो, देश में अभी प्रो कबड्डी है वो शुरू हुआ है, उससे एक बड़ा बूम आया है स्पोर्ट्स में। बिल्कुल। और अभी महिलाओं की भी शुरू की है, हालांकि एक ट्रायल बेस पे है, लेकिन शुरू तो की, शुरुआत तो हुई। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो भी गेम शुरू होते हैं, पहले बॉयज के शुरू होते हैं, फिर गर्ल्स को वहां तक आने में काफी टाइम लग जाता है। जैसे एशियाड में 1990 एशियाड में, 1990 के एशियाड में बॉयज की एंट्री हुई थी, और उसके 20 साल लगे हमें 2010 में एशियाड में गर्ल्स की एंट्री हुई जी। तो 20 साल हम पीछे चल रहे हैं। बिल्कुल। तो ऐसे ही हर जगह अगर लड़कियों को, मेरा मानना है और मेरा सजेशन भी है कि जो भी फेडरेशंस हैं या सरकार है, जहाँ भी स्पोर्ट्स में आगे बढ़ाते हैं, तो हर इवेंट में जहाँ बॉयज की एंट्री करते हैं या कोई भी नई चीज बॉयज के लिए लॉन्च करते हैं, वहाँ पे सेम टाइम पे गर्ल्स का भी लॉन्च होना चाहिए। पैरेलल लेके जरूरत है कि अगर लड़कों के लिए कोई चीज हम कर रहे हैं, किसी चीज की शुरुआत कर रहे हैं, तो उसी के पैरेलल हमें लड़कियों के लिए भी वही चीज शुरू करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि लड़कियां इंतजार करती रहती कि नहीं, अभी ट्रायल बेस पे पहले बॉयज का करेंगे। बॉयज ही क्यों, प्रायोरिटी पे वैसे तो हम कहते हैं देश में कि महिला पहले है, लेडीज फर्स्ट, ठीक है। वो वहाँ पे स्पोर्ट्स में लेडीज फर्स्ट कहाँ चला जाता है, मुझे नहीं समझ में आता कि वो गायब सा हो जाता है। फिर 10-20 साल हम इंतजार करते रहते हैं कि वो लेडीज फर्स्ट कब आएगा। तो एक तो इसमें चेंज होना चाहिए। दूसरा ये है कि खेलों में बहुत सारे ऐसे गेम्स है, कॉम्बैटिव स्पोर्ट्स हैं,
जहाँ पे महिला कोचेज की, महिला ट्रेनर्स की, महिला फिटनेस ट्रेनर्स की, साइकोलॉजिस्ट की, इनकी बहुत सारे जगह पे इनकी जरूरत है। और हमारे देश में मैं कहूँगी कि कोचेज की तो जरूरत है ही है। दूसरी साइड हमारे जितने भी स्पोर्ट्स के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, फेडरेशंस हैं, एसोसिएशंस हैं, उनमें महिलाओं की जो एक मैनेजमेंट में और ऑर्गेनाइजेशन में स्थिति है वो 0 के बराबर है, सिफर साइड है। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं हम बैकलॉग पे चले हुए हैं। तो लड़कियों को वहाँ भी महिलाओं को आगे लेके आना चाहिए। आपसे ये भी जानना चाहती हूँ, जैसे कि अभी आपने कहा कि महिलाओं की कमी है और कोचेस की भी कमी है, तो ऐसा क्या किया जाए, किस तरह से उन बेटियों को घर से बाहर लेकर आए, उन महिलाओं को घर से बाहर लेकर आए जिनके अंदर कहीं ना कहीं प्रतिभा छुपा हुआ है, या कहा जाए उनके अंदर भी वो टैलेंट है जिसके बलबूते वो कुछ कर सकती हैं, वो कुछ बन सकती हैं। किस तरह से किया जा सकता है ये? एक तो मैंने अभी जैसे बताया कि हमारे कहीं ना कहीं रेशो में जो कमी है और ये कोचेज की ये संख्या बढ़ेगी तो इससे 100% मैं श्योरिटी देती हूँ कि इससे 50% इजाफा एकदम से आएगा। दूसरी चीज ये है कि हमारे जैसे बहुत सारे पेरेंट्स हैं, आज का जो एनवायरनमेंट है उसमें कहीं ना कहीं लड़कियों को लेके एक पेरेंट्स में कॉन्शियसनेस ये रहती है कि बच्ची बाहर जा रही है, वहां जाके क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती है, या जो एनवायरनमेंट है ना कई बार वो भी पेरेंट्स को पीछे खींचता है। बेटे को ट्रेनिंग के लिए वो फ्री हैंड भेज देते हैं कि कहीं भी जाओ, किसी भी शहर में जाओ, कहीं प्रैक्टिस करो। लड़की के लिए कहीं ना कहीं पेरेंट्स थोड़ा सा चिंताजनक दिखाई देते हैं कि बाहर जाके माहौल अच्छा नहीं है, लड़की कहीं एनवायरनमेंट अच्छा ना मिले या लड़की के साथ कुछ गलत ना हो जाए। तो ये एक पेरेंट्स के अंदर डर है सेफ्टी सिक्योरिटी को लेके, या आजकल कुछ जो घटनाएं सामने आई हैं, तो वो जो डर है ना उसको हमारी सेफ्टी सिक्योरिटी इन चीजों के ऊपर भी ना थोड़ा महिलाओं के लिए दबाव रहता है। तो वो दबाव भी हमारी सोसाइटी में थोड़ा सा मैं सोचती हूँ कि जितने भी सोशल हमारे एनजीओज हैं या जो सोसाइटी के लिए काम करते हैं उनको सोसाइटी के अंदर एक ऐसा माहौल भी क्रिएट करने की जरूरत है, मैसेज देने की जरूरत है, क्योंकि अकेली गवर्नमेंट भी सब कुछ नहीं कर सकती है। सोसाइटी का सपोर्ट हर जगह चाहिए और सोसाइटी के बहुत सारे हमारे एनजीओज ऐसे हैं, लाखों की संख्या में एनजीओज हैं, क्योंकि मैं भी अभी इसमें जो कापार्ट है जिसके अंदर एनजीओज रजिस्टर्ड होते हैं उसमें मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की जो जनरल बॉडी उसमें मेंबर हूँ। तो पिछले दिनों मीटिंग में ऐसा बहुत सारे केसेज आए थे कि इतने सारे एनजीओज हैं, 34 लाख के आसपास एनजीओज हमारे देश में काम कर रहे हुए और उसमें महिलाओं के एनजीओज भी बहुत हैं। तो ये एनजीओ काफी हद तक बहुत पॉजिटिव काम कर रहे हैं, लेकिन इनकी संख्या और भी बढ़ने की जरूरत है और इन एनजीओज को और रास्ता देने की जरूरत है, क्योंकि जो एनजीओज काम कर रहे हैं मैंने उनका बहुत सारा काम एनालिसिस भी किया है, देखा भी है, उनको सपोर्ट सिस्टम भी आया है और वो सोसाइटी से पैसे निकालते हैं, सोसाइटी के पैसे को भी यूटिलाइजेशन होता है। तो वो एनजीओज का एक रोल है, वो बढ़ना चाहिए और वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड एनजीओज भी और आने चाहिए। बिल्कुल। आपसे जानना चाहूंगी आगे की प्लानिंग क्या है? अभी आप कोच हैं और आप ट्रेन भी करती हैं महिलाओं को, लड़कियों को जो कि कबड्डी की दुनिया में आना चाहते हैं, कबड्डी खेलना चाहती हैं, तो आगे आपकी क्या प्लानिंग्स हैं, आगे आप क्या करना चाहती हैं, वो भी हमारी सहेलियों को बताएं। देखो, मैं अभी तक मैंने मेरे एक्सपीरियंसेस से जो मैंने सीखा है या जितना मैं बाहर जाती हूँ, विदेशों की ट्रेनिंग वहाँ पे कितना प्रोफेशनल हो गया है, साइंटिफिक स्पोर्ट्स हो गया है और हमारे बच्चों में जो थोड़ी बहुत जैसे डोप को लेके आजकल बहुत जैसे चर्चा में भी है, ड्रग्स को लेके, तो खिलाड़ियों को इन प्रोहिबिटेड चीज़ों से बचाना भी है। तो मैं ट्रेनिंग को लेके भी, फिटनेस ट्रेनिंग, प्रोफेशनल ट्रेनिंग, इनको लेके मैं बहुत सारा लिटरेचर भी लेके आ रही हूँ, बहुत सारी बुक्स भी मैंने राइट की हैं। तो ये फिजिकल एजुकेशन, योगा, स्पोर्ट्स, फिटनेस, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, साइंटिफिक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, इनको लेके मैं बहुत सारा लिटरेचर मैंने दिया है सोसाइटी में और भी बहुत सारा लिटरेचर मैं आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि मैं अपने एक्सपीरियंसेस को सोसाइटी तक पहुंचा सकूं और सोसाइटी में हर बच्चा उसका फायदा उठा सके। सेकेंड थिंग ये है कि मैं कोशिश करती हूँ कि लड़कियों की जो है स्पोर्ट्स है उसमें इजाफा हो। अभी हम एक हरियाणा में जैसे सर्कल कबड्डी की वुमेन लीग है उसको करवाने जा रहे हैं, महारानी लक्ष्मीबाई के नाम से एक लीग करवा रहे हैं। तो ये लीग हम हर एक गांव में करवा रहे हैं। सिटीज में है स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज हैं हमारे। एक जो ड्रॉबैक बताती हूँ कि हमारे ज्यादातर जो स्टेडियम्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, वो सिटीज में है और हमारा टैलेंट है वो बहुत कुछ गांव में बस। आपसे अब मैं लास्ट में आपसे 2 शब्द जानना चाहूंगी। आप क्या कहना चाहेंगी हमारे कार्यक्रम के माध्यम से, क्या मैसेज देना चाहेंगी उन लड़कियों को, उन बच्चियों को जो स्पोर्ट्स में आना चाहती हैं या जो अपने बलबूते अपने दम पे कुछ करना चाहती हैं?
देखो, एक तो पेरेंट्स आप पे भरोसा करते हैं, तो पेरेंट्स का भरोसा कभी मत तोड़ो। मेरे पेरेंट्स ने मुझ में बहुत भरोसा किया। इवन जब मैं गुजरात में कोच की ट्रेनिंग के लिए जा रही थी तो बहुत लोगों ने ऐसे कमेंट भी किया कि अदर स्टेट में बच्ची वहीं की होके रह जाएगी वगैरह वगैरह। पेरेंट्स का भरोसा कभी मत तोड़ो। पेरेंट्स के भरोसे के अनुसार आप उनको इज्जत बख्शो। दूसरा ये है कि हार्डवर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। मेहनत का रास्ता है वो सबसे ऊपर होता है। बाकी जो आप कोई साइड चीज़ें जैसे लेते हैं, मेहनत, फौरी मेहनत जो है उससे काम नहीं चलेगा। आपको बिल्कुल हार्डवर्क करना पड़ेगा। हार्डवर्क ही आपकी सक्सेस की हर सीढ़ी को ऊपर लेके जाएगा। और मैं भारत की तो बात करूँ तो भारत में बेटियाँ आज ऊंचाइयां छूने लगी हैं, विश्व में छाने लगी हैं भारत की बेटियां, और मंजिल उनके हाथ आने लगी है। दूर हो रहे हैं उनकी जिंदगियों के अंधेरे, और आज तो हर माँ बाप अपनी बेटियों को इतराने लगे हैं। माँ बाप बेटियों को इतराने लगे हैं। बेटियां आज देश में विदेशों में अपना परचम लहरा रही हैं। और पेरेंट्स को मैं सबसे बड़ी ये देना चाहूँगी इस एक संदेश कि अपनी बेटियों को बेटों से थोड़ा सा आगे लेके आए, क्योंकि उनको 2 घर बसाने हैं और वो 2 घरों को बड़े अच्छे से चलाती हैं। उनके ऊपर जिम्मेदारी डबल है, तो उनकी जिम्मेदारियों को समझते हुए उनकी सेंसिटिविटी के साथ उनको आगे बढ़ाएं, उनमें विश्वास करें और बेटियों को बेटों से कम ना आके। जैसे मैंने मेरे माँ बाप को जब द्रोणाचार्य अवार्ड मिला या पद्मश्री अवार्ड मिला तो मैं उनको स्पेशल राष्ट्रपति भवन लेकर गई। तो मैंने उनके जब मेरे को अवार्ड मिला और जैसे ही मैंने वो अवार्ड मेरी माँ के हाथ में थमाया तो मेरे फादर के तो आंखों में मैं देख रही थी टप टप आंसू शुरू हो गए थे। इतना इमोशनल हो गए थे और वो इतना खुश हो गए थे कि देखो मैंने विश्वास दिखाया, बेटी में विश्वास की बल डोर पकड़ के आगे चली और आज देखो इसने मेरा नाम कितना रोशन कर दिया। वो सोच रहे हैं कि मैंने कभी जिंदगी में सोचा भी नहीं था मैं राष्ट्रपति भवन भी देख पाऊंगा। और मैं आज राष्ट्रपति भवन में आज मेरे से पत्रकार सवाल पूछ रहे हैं कि मेरी आपकी बेटी ने इतना अच्छा काम किया है। तो बिल्कुल आप अपने माँ बाप का एक नगीना बनकर उभरो और बेटियों को आगे लेके आओ। माँ बाप भी कोशिश करें और बेटियां भी पूरे अपने जुनून के साथ है ना आगे बढ़े। स्पोर्ट्स जुनून का नाम है। स्पोर्ट्स या कोई भी फील्ड बिना जुनून के आप कुछ नहीं पा सकते। जुनून चाहिए, जिद चाहिए और उसको पाने का आपके अंदर जो जुनून और जिद है वही आपको मंजिल पे आखिर तक लेके जाएगा। और स्पोर्ट्स आज मैं कहती हूँ कि हरियाणा तो एक गढ़ बन चुका है और देश को भी ऐसा ही गढ़ बनने की जरूरत है ताकि हम ओलंपिक में अपना जो आज हमारे संख्या धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है वो ऐसी हो जाए कि हम आने वाले टाइम में चाइना को, अमेरिका को, कोरिया को, रशिया को, इन सबको बीट कर सकें। ये मेरा सपना है कि हम अपने देश का नाम हर जगह रोशन कर सकें। जी बिल्कुल, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी, आप हमारे इस खास प्रोग्राम में आई। आपने इंस्पायर किया लोगों को और खास तौर से कबड्डी के विषय में बताया कि किस तरह से आज कबड्डी भी कहना चाहिए कि आगे आ रहा है ये भी खेल, और इस खेल में लड़कियों ने बाजी मारी है और आपने 1-2 नहीं बल्कि 7 गोल्ड मेडल हमारे देश को दिलवाया है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में आने के लिए। थैंक यू। तो दर्शकों, ये थी हमारे साथ इस बार हमारी खास मेहमान सुनील डबास जी, जो कि कबड्डी की बहुत अच्छी कोच हैं, जिन्होंने वाकई में 7 गोल्ड मेडल दिलवाए हैं। और अगर आप में भी कोई ऐसा जज्बा है, आप में भी जुनून है और आप भी कड़ी मेहनत करती हैं, तो यकीन मानिए आपकी उस कड़ी मेहनत का फल आपको ज़रूर मिलेगा और वो फल होगा सफलता का। तो हम अगले बार फिर से आएंगे कुछ ऐसी ही खास हस्ती के साथ, आपको रूबरू करवाएंगे और आपको कहीं ना कहीं इंस्पायर करने की कोशिश करेंगे और ये बताने की कोशिश करेंगे कि आज के समय में महिलाएं वाकई अब पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं और इसी की ज़रूरत भी है। तब तक के लिए आप सब अपनी इस सहेली को दीजिए इजाज़त, मुझे जाना होगा। आप सब हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।